So we are live now. Hello, hello. Good evening, everyone. How are you all? Welcome back to my channel. आज हम साइंस 2 का जो हमारा कल का पेपर था, एक्चुअली संडे संडे में थोड़ा कल बिजी था, मैं लाइव नहीं ले पाया था। कल के पेपर का डिस्कशन करेंगे आज हम। साइंस 2 का डिस्कशन करेंगे हम लोग। आई होप आप सभी ने सॉल्व किया है, पेपर सॉल्व ऑलरेडी कर दिया होगा। एंड बहुत ही अगेन सिंपल सा पेपर था। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको बहुत सिंपल लगा होगा। स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 चैप्टर्स का टेस्ट था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 का टेस्ट था। पूरा 2 आवर्स का टेस्ट था ये। 40 मार्क्स का पेपर था आपका, आपके बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट के अनुसार सारा सब कुछ। बहुत ही सिंपल सा। आई होप आप सबने सॉल्व किया है। एंड लेट्स सी who's online, who's live. हेलो सीमा, हेलो, हाय, हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? सो हमारे पहले आज के व्यूअर है सीमा जी, सीमा सिंह। हेलो बेटा। क्या आपने पेपर सॉल्व किया था कल? साइंस 2 का पेपर था कल। आज हमारा मराठी पेपर था। मराठी पेपर जो लैंग्वेज है वो उसका मैं कुछ अपलोड कर दूंगा वीडियो आंसर्स का। उसका लाइव सेशन मैं नहीं लूंगा मोस्टली, क्योंकि मराठी का मुझे नहीं लगता मैं उतना सही पर्सन हूँ वो चीज़ आपको वो पूरी तरह से समझाने और डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मेरी खुद की मराठी इतनी स्ट्रांग नहीं है। सो आज का जो मराठी पेपर है उसका मैं अपलोड कर दूंगा आंसर्स वगैरह वीडियो बना के। बट आज हम डिस्कस करने वाले हमारा साइंस 2 जो हमारा कल का पेपर था, संडे का पेपर जो था, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हम लोग। एंड लेट्स सी, लेट्स होप कुछ लोग आ जाए फटाफट। हेलो कशिश, हाय, आपका नाम कशिश है? ओके। हेलो कशिश, हेलो फैजान, हेलो गायत्री, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। पार्थ जी कहते हैं थैंक यू सो मच सर, आई एम इन क्लास 10th एंड बिकॉज ऑफ बीइंग हैंडीकैप स्टूडेंट आई कैन नॉट गो फॉर प्रीलिम्स पेपर्स इन आवर स्कूल, बट बिकॉज ऑफ योर टेस्ट सीरीज आई कैन प्रैक्टिस वेरी वेल। ओह, पहली बात थैंक यू सो मच पार्थ कमेंट करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। एंड आई एम ग्लैड कि मैं आपको हेल्प कर सका। एंड देर इज नो, यू नो, यू आर जस्ट स्पेशली एबल्ड बेटा। आप जो चाहे वो कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो नेवर थिंक कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। कैन नॉट वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा देना अगली बार, है ना? सो यू कैन डू एवरीथिंग। ओके पार्थ, नाइस टू मीट यू बेटा। हेलो जतिन, हेलो जतिन, हाय। हेलो फैजान, हेलो, हेलो रोहित। ओके, ऋतुजा इज रोहित। I'll try to remember as many name as possible, but as you can understand थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हेलो सिया, जो नाम एक्चुअली दिखता है वो ज्यादा इजी होता है। हेलो फैजान, ओ वाओ, क्या बात है, पाकिस्तान तक वीडियो पहुंच चुका है ये। क्या बात है, क्या बात है। आई एम ग्लैड। बहुत ही अच्छी फीलिंग लग रही है मुझे। क्या बात है, आप वहां तक वीडियो आ चुका है। वहां पे भी आपको यही स्टडीज है? आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट। चलो बढ़िया है। वेलकम फैजान। हेलो अक्षद, हेलो सैयद, गुड इवनिंग बेटा। आई रिसाइड इन मुंबई बेटा, आई रिसाइड इन मुंबई। कशिश, एक आज से एग्जाम चालू स्कूल के। वेरी गुड, चलो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हमारे भी कुछ ही पेपर्स बाकी है, तो साइड बाय साइड हो सके तो सॉल्व करना। वैसे तो आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा। हेलो धनंजय, हेलो श्रवणी। एंड रौनक जी कह रहे हैं आप ही का वीडियो देख रहा था।
अरे बढ़िया बढ़िया, कौन सा वीडियो देख रहे थे रौनक? आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। एंड अब ऑलमोस्ट आज ही मैंने साइंस वन का लास्ट चैप्टर भी अपलोड कर दिया है, स्पेस मिशंस। बहुत ही प्यारा वीडियो है वो, बहुत ही प्यारा। उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन किया है स्पेस मिशंस के बारे में, तो जरूर वो वीडियो देखिएगा सब लोग। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही फैक्ट फाइल जैसा था पूरा वो। आपको नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में कितने आगे निकल चुके हैं। तो वो जरूर एक बार वीडियो देखिएगा। स्पेस मिशंस आज ही मैंने अपलोड किया हुआ है। लेंसेज, ओ वाओ, लेंसेज भी बहुत प्यारा चैप्टर था, मुझे बहुत अच्छा लगता है लेंसेज के बारे में पढ़ना। लाइट एंड लेंसेज मेरा फेवरेट टॉपिक है फिजिक्स का, साइंस के अंदर। गुड इवनिंग संदीप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो मेरे ख्याल से 10 लोग तो हो ही चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। साइंस 2 का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। आई होप आप सबने ऑलरेडी ये सॉल्व कर लिया है पेपर। स्टार्टिंग में आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जो जनरली दिए जाते हैं बोर्ड के पेपर में भी, कुछ वैसा ही था। एंड 40 मार्क्स का पेपर था, 2 आवर्स का था। सबसे पहले एमसीक्यूज थे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत आसान से। चलिए, तो टेल मी फर्स्ट, पहला एमसीक्यू का आंसर, डैश इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या चीज इनमें से एयर पोल्यूशन में नहीं पाई जाती है? कौन सी चीज इसमें से नहीं पाई जाती है एयर पोल्यूशन की? साइंस लेसन स्लो करते हैं मतलब समझा नहीं मुझे सैयद। क्या हुआ? एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेंदी है ऐसा आप कह रहे हो क्या? ठीक से थोड़ा क्वेश्चन करिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। स्टडिंग एट होम जब हम बोलते हैं तो बच्चा सिर्फ अगर 4 घंटे बुक लेके बैठा है और बस ऐसे ही बैठा है, तो वो पढ़ाई नहीं होती है। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। नहीं, ऐश तो होता ही है, ये तो आपको एकदम सिंपल समझना था। ऐश तो होता ही है एयर पोल्यूशन में, कार्बन का ही एक पार्ट है वो भी। लीड भी, वेरी गुड, सही आंसर देने वाले मुझे पहले सिया का आंसर दिख रहा है, फिर गायत्री का आंसर दिख रहा है। द करेक्ट आंसर इज तार। तार, तार जो होता है जिससे रोड वगैरह बनते हैं, अगर आपको पता होगा। ऑप्शन सी जो है, ये चीज जो है, ये ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ड्राइंग करने में बहुत लगता, एग्जैक्टली exactly, क्या स्लो लगता है? अच्छा, टाइम लगता है कंप्लीट करने में पेपर, ऐसा आप कह रहे हो क्या? बेटा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, दैट्स इट, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। आप टाइम लगा के बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको सही आएगा। ऑडियो, रौनक जी कह रहे कि ऑडियो नहीं है सही। एक बार अपना ऑडियो चेक कर लीजिए गाइस। मेरे हिसाब से तो ऑडियो सही आना चाहिए। सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं और यहाँ मेरे लाइक वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी ऑडियो सही बता रहा है। सो रौनक जी आप अपना हेडफोन्स या पता नहीं स्पीकर या जो भी है चेक कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन डैश। तो ये भी बहुत ही प्यारे चैप्टर था पूरा, और एकदम सिंपल सा आंसर था, डैश। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन डैश। कहाँ पे स्टोर किए जाते? ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। क्या सबको ऑडियो क्लियर आ रहा है? गिव मी क्विक यस। यस, हेलो विशाल। ए आंसर नहीं है। टेस्टिस के अंदर एक ये सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से आंसर है, आपको बताना है। विशाल बेटा ऐसे सब मैसेज करके वो आप पूरा ब्लॉक कर रहे हो। आप आंसर दीजिए फटाफट, ये क्या बिल्ली बिल्ली भेज रहे हो आप? चलिए बी का आंसर दीजिए, क्या होगा? नहीं, मारू मसाला, क्या नाम है ये? ए ऑप्शन नहीं है। उसके अंदर एक हमारे ऑर्गन का पार्ट है जिसका नाम है एपिडिडिमिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा, एक बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा। पहला आंसर हमारा ऑप्शन सी था गायत्री, पहला आंसर ऑप्शन सी था। आई ट्राई, मैं ये महीने में ही अपलोड करना चालू कर दूं अजय। ये मंथ में ही फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के वीडियो बनाना चालू कर दूं, ओके।
फर्स्ट का ऑप्शन सी था, सेकंड का ऑप्शन बी है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मायोसिस इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो दूसरा क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है? मायोसिस जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, उसका दूसरा नाम क्या है? मिटोटिक सेल डिवीजन होता है, मायोसिस सेल डिवीजन होता है, तो दूसरा क्या नाम है? यस, वेरी गुड। ये क्या आप थर्ड का आंसर दे रहे हो मुझे? यस, द ऑप्शन इज बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिडक्शनल डिवीजन। वेरी गुड, नीलिमा जी ने भी आंसर दिया। रिडक्शनल डिवीजन इज द करेक्ट आंसर। सी, नहीं, किसने सी लिखा है? सी आंसर नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ आपका क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर ऑफ यूरेनियम दैट ब्रेक्स डाउन इज डैश। तो ये भी हमने बहुत बार किया है, एंड वीडियोस के बीच में भी मैं पूछते रहता हूं कि बताइए जल्दी से एटॉमिक मास नंबर यूरेनियम का कितना है। तो कम ऑन, टेल मी फास्ट, यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर। एंड आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन भेजिए ताकि मुझे समझ में आए आप कौन सा आंसर दे रहे हो, क्योंकि आधे लोग का आंसर पहले वाले का आ रहा है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपने कौन सा आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर लिखिए और फिर आप ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखिए 4, अभी मुझे 4 का आंसर चाहिए। 4 का आंसर चाहिए मुझे, एटॉमिक मास नंबर। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और फिर मुझे बताइए। नहीं, उसके आइसोटोप्स के नाम नहीं लेने हैं आपको। यस, एग्जैक्टली, 235। 235 इज द करेक्ट। यस, आइसोटोप्स अलग होते हैं, 236 आइसोटोप हो जाएगा उसका। यस, आपका मैसेज आ रहा है विशाल, आपके मैसेज बहुत बार आ रहे हैं और बहुत अलग अलग आप क्या भेज रहे थे, अलग अलग स्माइलीज। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, इसके अंदर आपको इमेज देख के बताना था, डायग्राम देख के बताना था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही प्यारा सा, ये फर्स्ट चैप्टर में से मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा, ये पूरा प्रोसेस। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो इसका मैंने बनाया था, जिसमें बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था सारा प्रोसेस, कैसे हमारे डीएनए, कैसे हम पूरा बनता है, हमारा कोडिंग कैसे होता है जीन्स का। एंड कम ऑन, फिफ्थ का आंसर दीजिए मुझे, क्या हो रहा है यहाँ पर डायग्राम के अंदर? क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए हो रहा है, दैट इज मैसेंजर आरएनए अगर आपको पता होगा, या ट्रांसलेशनल प्रोसेस ऑफ डीएनए हो रहा है? क्या बात है, वेरी गुड। किसका आंसर है? नीलिमा का आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन बहुत ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट वाला था। किसी को तो ये क्वेश्चन समझा नहीं था, वो कह रहे थे कि आंसर दे दिए, ये ऑप्शंस वाले आंसर थे। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए हो रहा है, इस तरह से मैसेंजर आरएनए आपका बनता है, जो बाद में अलग से जाके दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाता है और वो बाद में नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने में मदद करता है। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। आई होप आपने वीडियो देखा है पहले के चैप्टर्स का। इसके बाद आपको था सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन था फाइंड को रिलेटेड टर्म्स, यानी आपस में उनका क्या रिलेशन है। सोलर सेल्स डीसी पावर देते हैं, तो इन्वर्टर कौन सा, उसके साथ मैचिंग में कौन आएगा? बहुत ही सिंपल एक्चुअली है ये। सोलर सेल्स डीसी पावर प्रोवाइड करते हैं, सोलर सेल्स डीसी पावर देते हैं। यस, वेरी गुड। नीलिमा जी फटाफट आंसर देते जा रही है और रौनक जी भी आंसर दे रहे हैं, एसी पावर देते हैं। धनंजय वेरी गुड, सिया वेरी गुड, एसी पावर देते हैं। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सेकेंड क्वेश्चन था फाइंड द ऑड मैन आउट, तो आपको ऑड मैन आउट बताना था इसके अंदर से CO2 O3 SO3 एश, तो इसमें से आपको बताना था क्या है ऑड मैन आउट। सारे के सारे मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा, सारे के सारे ये पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूशन करते हैं। थैंक यू यश, थैंक यू सो मच, इतनी बार पहली बार तो मैसेज करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू यश। सो बताइए, पॉल्यूटेंट्स है सारे के सारे, तो ऑड मैन आउट इसमें कौन होगा? यस आई सी द आंसर, वेरी गुड, ऐश इसमें ऑड मैन आउट होगा क्योंकि वही एक सॉलिड वाला जो है, वही एक सॉलिड वाला जो है पॉल्यूटेंट है। बाकी गैसियस पॉल्यूटेंट्स है मेरे, बाकी के सारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स है मेरे। सो आई होप आप ये याद रखिए। नेक्स्ट आपका है मैच अप पेयर करना था आपको, मैच अप पेयर करना था आपको। चलिए मैच तो पेयर करना था आपको। ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस एंड C12, उसके सामने क्या आना चाहिए? प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होगा आंसर? कम ऑन। यस वेरी गुड वेरी गुड, प्रोटीन सिंथेसिस सेंट्रल डॉगमा एंड C12 जो कार्बन का, अगर आपको पता होगा, वेरी गुड नॉन रेडियो एक्टिव आएगा, मॉडर्न बीस्ट बीस्ट, वेरी गुड नॉन, वेरी गुड नीलिमा, जो भी सब आंसर देते जा रहे, वेरी गुड, वेरी बढ़िया। चैप्टर बेटा ये हमारा एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे, केमिकल वाला चैप्टर होगा, बट ये पूरा हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, कोई चैप्टर नहीं है अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने दोपहर को अपलोड किया था टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब पर भी। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सिंपल सा, एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम, ट्रू या फॉल्स? एकदम इजी आंसर है। क्या एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन रहता है फूड चेन्स की वजह से? आप सबको इसके लिए फूड चेन का मतलब पता होना चाहिए इकोसिस्टम में, एंड एनवायरमेंटल बैलेंस टर्म जो है उसका मतलब पता होना चाहिए। सो ये बातें सिंपल सा एकदम, ट्रू और फॉल्स। हेलो रोशनी, चलिए बताइए ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड, एग्जैक्टली ट्रू है, क्योंकि बहुत जरूरी है फूड चेन्स, हमने देखा था चैप्टर के अंदर, मेरे ख्याल से 5th चैप्टर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को याद नहीं चैप्टर नेम नंबर, बट फूड चेन्स इतने इंपॉर्टेंट है और हम उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको कैसे अगर कोई लिंक टूट गई तो कैसे एनवायरमेंट में प्रेडेटर्स और प्रेज जो होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा और उससे पूरा हानिकारक, पूरा जो एनवायरमेंट को हानि हो जाएगा वो अलग बात। सो दैट इज एनवायरमेंटल डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए फूड चेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन था नेम द फॉलोइंग, गिव एग्जांपल्स, रेयर स्पीशीज के आपको एग्जांपल्स देने थे। रेयर स्पीशीज वो है जो बहुत ही कम होते जा रहे हैं, जिनकी तादाद कम होते जा रही है। सो बताइए रेयर स्पीशीज के एग्जांपल दीजिए कोई। हमने अलग अलग तरह के स्पीशीज देखे थे, एंडेंजर्ड हो गए स्पीशीज, एक्सटिंक हो गए स्पीशीज, जैसे कि डोडो एक्सटिंक हो चुका है पूरी तरह से। वैसे रेयर स्पीशीज की कैटेगरी में कौन आता था? ये बहुत अच्छे से ये सब फोटोज वगैरह मैंने आपको बताए थे इसके समझाते वक्त, तो बताइए कि रेयर स्पीशीज। यस वेरी गुड, मस्क डियर एक आंसर सही है, मस्क डियर रेड पांडा इज द करेक्ट आंसर, क्या बात है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं देखिए, सारे इसमें नहीं, लायन टाइगर इसमें आपको समझना है, टाइगर तो अभी हम लोग वापस से उसको उसकी पॉपुलेशन बढ़ा दी है, तो आपके हमने एक्सटिंक्शन के अलग अलग टाइप देखे थे, स्पीशीज के अलग अलग टाइप देखे थे, एक्सटिंक्शन वाले अलग है, रेयर अलग है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल अलग है, तो वो जरा देखिएगा, ओके? सो एक बार पढ़ लीजिएगा, रेड पांडा एंड मस्क डियर आर द करेक्ट करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट आपका था गिव साइंटिफिक रीजंस एनी टू, 2 मार्क के लिए आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखने थे,
या उससे ज्यादा भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आंसर आपका कंप्लीट होता है कि नहीं। क्वेश्चन था आपका, द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज बीन सेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ वेरी सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन। तो एकदम बेसिक पूरा बात कर रहे हैं हम लोग ने, जो पूरे चैप्टर्स में पढ़ा, पूरे पूरे साइंस में हमने जो पढ़ा कि एक सिंगल सिंगल सेल, कौन है सिंगल सेल, कौन बताएगा मुझे, सिंगल सेल वाला कौन है ऑर्गेनिज्म, नाम कौन बताएगा, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, जल्दी से फटाफट। क्या आवाज नहीं आ रही मेरी, नॉट ऑडिबल, प्लीज टेल मी क्विकली, क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? यहाँ मुझे सब कुछ सही बता रहा है मेरे सॉफ्टवेयर में, और मेरा लाइक माइक वगैरह चालू है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस आ रही है, मतलब आंसर दिया आपने, अमीबा, यस एग्जैक्टली। सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, तो इसलिए लेट हो सकती है आवाज या वीडियो। अमीबा जैसे है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम लोग इवॉल्व होके पूरा आज इतनी अलग अलग डाइवर्सिटी हो चुकी है हमारे बीच में, जीन्स सबके अलग है, डीएनए सबका अलग हो चुका है, अलग अलग स्पीशीज निकल आई है, ये हमने पूरा सब कुछ देखा था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। जेनेटिक वेरिएशन देखा था हमने, और कैसे जोग्राफिकल एरिया अलग अलग होने पर, जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग होने पर कैसे वो उसका चेंजेस आ जाता है। जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ साइड में ठंडी वाली रीजन में जाओगे तो आपको वहां पे याक जैसे एनिमल्स मिलेंगे, जिसके जिसके स्किन पे इतना फर होता है कि उनको ठंडी नहीं लगती है, राइट। सो ये सारी चीजें जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से भी लोग जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर वेरिएशंस आता है, राइट। सो ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है कि कैसे एक पर्टिकुलर एरिया में, हैबिटेट में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को देखते हुए उनकी कितनी कौन सी जगह पे वो लोग हैं, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, और कैसे वो पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है। तो ये आपको आंसर लिखना था इसके ऊपर। सेकंड क्वेश्चन था क्रेब्स साइकिल के ऊपर। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आपने, ये भी मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था ये पूरा, कि कैसे सिट्रिक साइकिल, सिट्रिक फ्रूट जो होता है, खटास खटास वाली जितने फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज हो गया आपका, लेमन हो गया आपका, उस सब में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। तो उसका क्या रोल है, और क्यों क्रेब साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सिट्रेट ये बनता है, और जो सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम है उसके वजह से ये बनता है। तो ये पूरा हमने बात किया था, कैसे पूरा प्रोसेस जो है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है, उसके अंदर कन्वर्शन चालू होता है। एंड सिट्रिक एसिड, और उसका दूसरा हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये सारे नाम वगैरह आपको लिखने आने चाहिए, और यहां पर ही आपको आंसर लिखने आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन था, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। तो ये आपको समझना है यूनिडायरेक्शनल क्यों कहा गया है, क्योंकि चालू सब कुछ कहां से होता है, सन सन से चालू होता है, राइट। सन की लाइट से प्लांट्स, प्लांट्स से फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, और फिर ह्यूमन जैसा, राइट। क्या हमसे वापस से एनर्जी सन में जाती है क्या, क्या सन को वापस से एनर्जी रिटर्न मिलती है क्या, सन को रिटर्न एनर्जी मिलती है क्या वापस से, नहीं मिलती है, राइट। सन की एनर्जी ही हम धीरे धीरे कंज्यूम करके प्लांट्स में चेंज हो रही है, प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म हो रही है, प्लांट्स में वो थोड़ी कम हो जाती है ट्रॉपिक लेवल पे, और फिर बाद में ह्यूमंस तक पहुंचती है। तो ये वन डायरेक्शन है, ये सारा वन डायरेक्शन है, ओके। तो ये इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल कहा गया है, इसलिए उसे यूनिडायरेक्शनल कहा गया है। सो ये आंसर भी आपको 3-4 पॉइंट्स में बना के लिखना है। आई होप आपने ये किया हुआ होगा। मैं इसके सारे पेपर्स बना के, आंसर पेपर्स बना के आपको जल्दी टेलीग्राम ग्रुप एंड यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा। सो ज्यादा बेटर होगा आपको पॉइंट वाइज, लेकिन आई होप आपने ये सब लिखा है, या एटलीस्ट नहीं आया तो आपने पढ़ा है इसके बारे में। फिर जब आपने पेपर सॉल्व किया और आपको लगा कि आपको नहीं आ रहा है, तो आई होप आप लोग पढ़ने बैठे होंगे वो सारा टॉपिक, बहुत सोच समझ के ये पेपर बने हैं आपके लिए। सेकंड, फिर बी, 2B में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस में एनी थ्री करना था आपको। प्रॉब्लम्स, पहला क्वेश्चन था उसके अंदर, प्रॉब्लम्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन।
तो अब हम लोग ने ये चैप्टर में देखा था कैसे अलग अलग न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जनरेट करने के लिए। तो थर्मल यानी कि हीट, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो यहां पर हम लोग बर्निंग ऑफ कोल, सूट पार्टिकल्स, ये सब गैसेस अलग अलग जो है, हार्मफुल गैसेस जो है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है, कोल के जलने पर ये सब एयर में मिल जाता है और उससे ऐश और ये सारे सूट पार्टिकल्स, ये सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारा आपको यहाँ पे लिखना है, ये सब प्रॉब्लम्स है। दूसरा, कोल का, कोल जो है वो बहुत ही लिमिटेड सोर्स है हमारे लिए, तो वो बात भी आपको यहाँ पे लिखनी है कि कोल लिमिटेड सोर्स है। तो ये भी आपको समझना है कि इसका यूजेज हमें सोच समझ के करना है, फ्यूचर के लिए सोचना है, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है। इस बेसिस पे आपको ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है और यहाँ पे कम से कम 3 से 4 पॉइंट अच्छे खासे लिखने हैं। नेक्स्ट आपका था कंप्लीट द एक्वाटिक फूड चेन जो था, तो आपको पहले बताना, ये बताइए जल्दी से मुझे, जू प्लैंक्टॉन्स के पहले कौन आएगा और जू प्लैंक्टॉन्स को खाने वाले कौन है और उनको खाने वाले बर्ड्स है। तो जल्दी से फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में कंप्लीट द एक्वाटिक फूड चेन बताइए मुझे क्या आएगा। कौन से ईयर का पेपर है? नहीं है बेटा, ये कोई ईयर का नहीं, ये बनाया गया पेपर है अभी, लाइक आपके रिसेंट सिलेबस को देखते हुए। यस, वेरी गुड, अनीशा जी ने बहुत अच्छा सा ये पूरा बताया हुआ है। प्लांट, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, वल्चर, पूरा फूड चेन लिखा हुआ है। और क्या है? जल्दी दो, क्या दीजिए, समझा नहीं। और सब्जेक्ट के सर प्लीज, क्या देना है? आंसर्स देना है, पेपर्स? हाँ, पेपर्स में सारे सब्जेक्ट्स के आपको आंसर शीट अवेलेबल करा दूंगा, डोंट वरी। फूड चेन वाला लेसन मेरे ख्याल से, एनर्जी वाला लेसन फोर्थ फिफ्थ था मेरे ख्याल से, भूल गया मैं, चैप्टर नंबर भूल गया बेटा, सब सीक्वेंस भूल चुका हूँ। सेकेंड इज फिश, वेरी गुड, चलो अनीशा जी ने बता दिया सेकेंड वाला फिश है। पहला वाला क्या होगा? पहला वाला कोई बोल सकता है? जू प्लैंक्टॉन्स को, जू प्लैंक्टॉन्स का खाना क्या होता है? जू प्लैंक्टॉन्स जो ऑर्गेनिज्म है एक्वेटिक फूड चेन के अंदर आता है, ये सब मैंने फोटोज दिखाए थे आपको, अगर आपने वीडियो देखा है तो ये सब मैंने फोटोज दिखाए थे बहुत अच्छे से और उसके बारे में बात किया था हमने। कोई आंसर देना चाहेगा? नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूं। फिटोप्लैंक्टॉन्स यानी जो डायरेक्ट सनलाइट जितनी पहुंचती है और उसके बेस पे उगने वाले अंदर अंदर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग, जो वो है फिटोप्लैंक्टॉन्स, उसको खाते हैं जू प्लैंक्टॉन्स और उनको खाते हैं फिशेस और फिशेस को खाते हैं बर्ड्स। सो आई होप ये आप याद रखेंगे एंड टेक्स्ट बुक फिर से एक बार रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश करना था आपको पावर प्लांट बेस्ड ऑन कोल एंड पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस। तो एकदम सिंपल है, एकदम ही आप इसका पूरा डिफरेंशिएशन कर सकते हो कि कोल में कोल से एनर्जी जनरेट होगी, नेचुरल गैस में नेचुरल गैस से एनर्जी जनरेट होगी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन एंड यहां पर काइनेटिक एनर्जी यूज्ड टू रोटेट द कंबशन ऑफ फ्यूल। नेचुरल गैस में जलता है, राइट, नेचुरल गैस जलता है, जबकि कोल का हम लोग एनर्जी को टरबाइन रोटेट करेंगे बाद में। पावर प्लांट हैज कूलिंग टावर फॉर वाटर कंडेंसेशन ऑफ कोल में एंड नेचुरल गैस में भी वहां पर कोई कूलिंग टावर अलग से नहीं बनता है। तो कोल वाले में आपको लिखना है कूलिंग टावर होता है अलग से। कोल का लो एफिशिएंसी एनर्जी जनरेशन होता है जबकि नेचुरल गैस का हाई एफिशिएंसी एनर्जी जनरेशन होता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको लिखने हैं। और कोल के अंदर सल्फर बहुत होता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है, जबकि नेचुरल गैस में उतना नहीं वैसे होता है, कंटेन सल्फर नहीं होता है उसके अंदर, सो उसके अंदर पोल्यूशन वैसा नहीं होता है जैसा कोल बर्निंग में होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखने थे आपको यहाँ पर। ये 10th स्टैंडर्ड का है, ये बेटा 10th स्टैंडर्ड का है ये सारा। नेक्स्ट आपको डायग्राम दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम सिंबल बताना था कि ये कौन से चीज का इंडिकेशन है, साइन क्या बताता है। ये आपके अपने रेफ्रिजरेटर में, एसी पे, टीवी के ऊपर आपने आजकल देखा होगा, बहुत ही कॉमन साइन है ये, आपको पता होना चाहिए कौन से साइन है ये, कौन से साइन है ये। आपको इलेक्ट्रिकल स्विच दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है, उसके अंदर पत्ता दिख रहा है और फिर ये 3 एरोज जो रोटेट हो रहे हैं,
अगेंस्ट ईच अदर। सो ये बहुत ही सिंपल सा किस चीज के सिंबल्स है ये, साइंस है ये? एनीवन? शुड आई टेल द आंसर? ओके, आई थिंक मुझे ही बोलना पड़ेगा। वेरी गुड, क्या बात है, ऋतुजा जी ने आंसर दे दिया। सेव एनर्जी सिंबल्स है ये सारे के सारे, सेव एनर्जी सिंबल्स है कि एनर्जी बचाइए, रिसाइकल चीजें ज्यादा करिए, रिसाइकलिंग चीजें करिए, एनर्जी बचाइए। एग्जैक्ट इसका नाम है सेव एनर्जी, साइन इंडिकेट सेव एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर रहता है, लगा हुआ रहता है, और वो आपको बताता है कि आपको एनर्जी सेव करनी है, जब यूज नहीं है तब बंद कर देना है, आपको बेटर इक्विपमेंट्स लेने हैं, एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करना है ताकि उसमें एनर्जी बचे। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है, रिसाइकलिंग वाली बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। ग्रीन एनर्जी भी हम उसको कह सकते हैं एक तरह से, बट एग्जैक्ट इसका हम सेव सेव एनर्जी इसका टाइटल है। एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो ये वो ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में मौजूद है लेकिन अब इनका कोई यूज नहीं रहा, उसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। तो जल्दी से बताइए मुझे ऐसे कौन से, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। आपका जो विजडम टीथ होता है, हम कहते हैं अक्कल दाढ़ आ रही है, आपका लास्ट में एक टीथ आता है आफ्टर सर्टेन एज, तो कौन सा वैसे और वेस्टिजियल ऑर्गन्स है जो हमने पढ़े थे, जो आपको बताना है यहाँ पे? कौन? यस, मे बी सबके थोड़े से आंसर लेट आ रहे हैं, बट डोंट फाइट, मैं बोली, मैंने बोली। ओके, रोहित हो, ओके रोहित, रोहित रोहित रोहित, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा याद रहे। सो These came back from a search. यस, विजडम टूथ, जैसे मैंने आपको कहा। यस, वेरी गुड, गायत्री ने बहुत अच्छा आंसर, मसल्स ऑफ ईयर, वेरी गुड। टेल बोन, टेल बोन का दूसरा नाम क्या है, एकदम टेक्निकल नाम क्या है? अपेंडिक्स, वेरी गुड, क्या बात है। तो ये सारी चीजें हमारे अब काम मतलब वेस्टिजियल हो चुके हैं, इसका एग्जैक्ट यूज नहीं है। एंड यस, वेरी गुड, कॉकेक्स, याद है इसका प्रोनाउंसिएशन, बड़ा ही अजीब सा था। बैकबोन नहीं बेटा, बैकबोन नहीं बोलना बेटा उसको, बैकबोन नहीं। बैकबोन के लास्ट का जो हड्डी है टेलबोन है वो बेटा, बैकबोन तो काम की चीज है बेटा, ठीक है, तो वो याद रखिएगा बेटा। ठीक है, बढ़िया। सो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका फ्लो चार्ट आपको करना था, फ्लो चार्ट आपको करना था पूरा। तो आई होप ये करेक्ट करना था खाली, मतलब आपको यहाँ पे रॉन्ग आगे पीछे दिया था, आपको यहाँ पे करेक्ट करना था। तो फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको करेक्ट करना था एक्चुअली। तो पहला तो पूरा जो था वो सही था, फर्स्ट पूरा जो था वो सही था। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में फर्स्ट का हम कौन कैसे डिस्कस करेंगे, हम पहले कार्बोहाइड्रेट्स वाला पूरा हम देखते हैं, सेंटर वाला जो है उससे उससे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के नीचे पिरुविक एसिड, पिरुविक के नीचे एसिटिल, यस, बोलिए जल्दी से। और फिर लास्ट में जो था जहां पे लिपिड्स था, तो लिपिड्स वहां पे नहीं आना चाहिए था, तो लिपिड्स की जगह वहां पे क्या आना चाहिए था बताइए? लिपिड्स की जगह पे क्या आना चाहिए था, जो आपके क्वेश्चन में लिपिड्स जहां पे लिखा था वहां पे क्या आना चाहिए था? ऐसे चलो ऐसे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, लिपिड्स की जगह पे क्या आना चाहिए था? लिपिड्स की जगह पे क्या आना चाहिए था वहां पे? हाँ बेटा, करेक्ट ही है।
क्यों, आपको गलत लग रहा है क्या? कम ऑन एनीवन, लिपिड्स की जगह क्या आना चाहिए? वेरी गुड, क्या बात है, क्रेब्स साइकिल आना चाहिए था लिपिड्स की जगह। उसके नीचे अमीनो एसिड लिखा था, अमीनो एसिड की जगह पे क्या लिखा होना चाहिए था? अमीनो एसिड की जगह पे क्या लिखा होना चाहिए था वहां पे? अमीनो एसिड की जगह पे क्या लिखा होना चाहिए था वहां पे? वेरी गुड, वहां पे CO2H2O एनर्जी ये लिखा होना चाहिए था अमीनो एसिड्स की जगह पे। ओके, फिर जहां पे एक्चुअल में आपका प्रोटीन्स लिखा है वहां पे क्या होना चाहिए था? प्रोटीन्स की जगह पे क्या लिखा होना चाहिए था? प्रोटीन्स की जगह पे क्या लिखा होना चाहिए था? प्रोटीन्स जहां पे लिखा है वहां पे क्या होना चाहिए था? सही आंसर क्या होना चाहिए था वहां पे? प्रोटीन्स इज अ रॉन्ग, वहां पे प्रोटीन नहीं होना चाहिए था, तो वहां पे क्या आना चाहिए था? ये बेटा PDF जूम किया हुआ है शायद से, इसलिए ब्लर है, पता नहीं, वीडियो उसका रिजोल्यूशन सही नहीं पकड़ रहा है वो। बट ये पेपर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पेपर। यहाँ तो बस ये रेफरेंस के लिए रखा हुआ है फिलहाल। आपने आंसर लिखे रहेंगे सुबह के, वो वहां से देखना है, वहां से आंसर करना है आपको। मनीष जी, प्रोटीन्स की जगह पे क्या आना चाहिए था? प्रोटीन्स की जगह पे एनीवन, शुड आई आंसर? फैटी एसिड्स आना चाहिए था, प्रोटीन्स की जगह पे फैटी एसिड्स आना चाहिए था। एंड जहां पे उन्होंने CO2H2O एनर्जी लिखी वहां पे लिपिड्स आना चाहिए था। तो प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स का जगह अदल बदल करनी थी आपको, क्रेब्स साइकिल की जगह अमीनो एसिड्स लिखना था आपको। तो ये सारे चेंजेस करने थे। आई होप एक बार आप टेक्स्ट बुक में जरूर ये चीज चार्ट रेफर कर लेंगे, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन में कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि आई रियली डोंट नो ये हम सही से डिस्कस कर पाए कि नहीं, क्योंकि आधे लोग लेट आंसर कर रहे हैं और थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। यस बेटा, यू कैन एब्सोल्युटली गो, मैंने सही बनाया वो पूरा, आपका ग्राफ सेम ही आएगा। यस, फैटी एसिड्स इज द राइट आंसर, जो आना चाहिए था प्रोटीन्स की जगह पे, और प्रोटीन्स जहां पे था वहां पे फैटी एसिड, फैटी एसिड जहां पे था वहां पे प्रोटीन्स। यस, रोशनी विश्वकर्मा जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, हाउ वुड यू कंजर्व द एनवायरमेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, कि आप एनवायरमेंटल को कंजर्व करने के लिए क्या करोगे, एनवायरमेंटल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे? तो पब्लिक मूवमेंट करोगे, अवेयरनेस फैलाओगे, बच्चों को पहले से समझाओगे, ट्री प्लांटेशन करोगे, प्रोटेक्शन लॉज अच्छे करोगे, रेयर स्पीशीज को बचाओगे, अवेयरनेस उसके अगेंस्ट और फैलाओगे, रूल्स लेजिस्लेशन लॉज वगैरह बनाओगे, स्ट्रिक्ट करोगे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रिलेटेड लोगों को एजुकेट करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे एनवायरमेंट की तरफ, खुद ही कचरा पट्टी ज्यादा नहीं करोगे, खुद से शुरुआत करोगे। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको अच्छी तरह से लिखने हैं, जिससे आपको ये आंसर कंप्लीट करना था। थर्ड वाला क्वेश्चन था कि आपको ऑप्शंस दिए थे, आपको फिलअप करना था, सारा पैराग्राफ के अंदर फिलअप करना था। तो चलिए अब ये फटाफट मुझे आंसर देते जाइए आप लोग। पहले फिलअप में क्या आएगा? द इफेक्ट ऑफ डैश। पहले फिलअप में क्या आएगा? द इफेक्ट ऑफ डैश, द इफेक्ट ऑफ डैश, द इफेक्ट ऑफ डैश। पहले के आंसर्स लोगों के दिख रहे मुझे, तो मेरे ख्याल से लेट आ रहा है रिप्लाई सबका, शायद नेटवर्क स्लो है या पता नहीं, आई डोंट नो। द इफेक्ट ऑफ डैश क्या आएगा? ऑप्शंस दिए थे आपको पैराग्राफ में फिलअप करने के लिए पूरे। यस यस, वेरी गुड, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, ये सब पहले के आंसर है शायद से। कंजर्वेशन करना पड़ेगा, यस। फ्लोरा फौना, यस। वेरी गुड, क्या बात है, नीलिमा का आंसर आ चुका है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है उन्होंने FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा पहले तो। सेकंड, सेकंड में क्या आएगा? द फॉलिकल सीक्रेट्स डैश। सेकंड फिलअप में क्या आएगा? सेकंड में क्या आएगा?
वेरी गुड मनीष एंड मॉडर्न मॉडर्न बीस्ट बीस्ट, सही आंसर है आपका ये। सेकंड फिलअप में क्या आएगा? इट सीक्रेट्स डैश, क्या वो चीज बनाता है और बॉडी में रिलीज करता है? सीक्रेट्स डैश, कौन सा एक तरह हार्मोन है वो, कौन सा हार्मोन वो सीक्रेट करता है? Yes, very good. Estrogen is the hormone name. Estrogen is the correct answer. अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन डैश ग्रोज, और इसके अंडर क्या ग्रो होता है? विमेन के अंदर एस्ट्रोजन आने पर क्या ग्रो होना चालू होता है? थर्ड फिलअप में क्या? थर्ड फिलअप में क्या आएगा? नहीं, जिसने एल एच आंसर दिया वो रॉन्ग है। सेकंड का एस्ट्रोजन आएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन आएगा, सेकंड फिलअप एस्ट्रोजन है। थर्ड फिलअप बताइए मुझे क्या होगा? इस हार्मोन की वजह से क्या ग्रो या रीजनरेट होना चालू होता है? ये पूरा मैंने अच्छे से डायग्राम वगैरह अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया था आपको, ये अगर आपको वीडियो याद होगा तो बहुत ही अच्छे से पूरा डायग्राम वाइज समझाया था मैंने ये। यस, वेरी गुड। एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, यूटेरस अंदर का जो लेयर है वो ग्रो होना चालू होता है। उसके बाद फोर्थ फिलअप में क्या आएगा? फुल्ली ग्रोन अप फॉलिकल बर्स्ट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डैश हार्मोन। इसका आंसर क्या आएगा? यस, वेरी गुड, इसका आंसर आएगा लुटिनाइजिंग हार्मोन। एंड फिर नेक्स्ट फिलअप जो है आपका, फिफ्थ फिलअप में क्या आएगा? ओव्यूलेशन अकर्स एंड डैश इज फॉर्म्ड। ओव्यूलेशन हो जाता है और क्या बनता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिक से क्या बनता है? ओव्यूलेशन होता है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिक से क्या बनता है, जिसका नाम क्या है? यस, क्या बात है, कॉर्पस लुट्रियम बनता है। यस, कॉर्पस लुटियम बनता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट फिलअप है इसके अंदर, इट सीक्रेट्स एस्ट्रोजन एंड डैश, और वो बाद में आगे एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, साथ में एक और चीज सीक्रेट करता है, वो क्या है? वेरी गुड। नहीं, फिफ्थ वाले का प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, वो सिक्स है मेरे ख्याल से। सिक्स वाला है बेटा, फिफ्थ नहीं है। लास्ट वाले का, सिक्स वाले का सिक्स फिलअप आएगा प्रोजेस्टेरॉन। तो ये याद रखिएगा। एक बार मैं सारे आंसर फिर से कह रहा हूं। फर्स्ट आपका आएगा फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकेंड वाला आएगा एस्ट्रोजन, थर्ड वाला आएगा एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, फोर्थ वाला आपका आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिफ्थ वाला आएगा आपका कॉर्पस लूटियम, एंड सिक्स्थ वाला आएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। मैं मनीष, मुझे आप किसी साइंस वाले वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चैप्टर थर्ड साइंस टू का चाहिए कि साइंस वन का चाहिए आपको, वो बता दीजिए मुझे खाली, ठीक है। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके। सो किसी किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अभी, तो मैं आपको भेज दूंगा लिंक। कोई बात नहीं कीर्तना। नेक्स्ट अभी फोर्थ क्वेश्चन आपका था ऑब्जर्व द पिक्चर, पिक्चर को ऑब्जर्व करना था। ये आपको याद ही होगा, अलग अलग एनिमल्स का भी हमने यहाँ पे ये करके इवोल्यूशन का यहाँ पे हमने बात किया था। तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, विच एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज शोन इन द पिक्चर। तो ये कौन सा एविडेंस है इवोल्यूशन का? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में से ही था, आई एम नॉट रॉन्ग। ये कौन सा एविडेंस है ये इवोल्यूशन का? ये क्या क्या प्रूफ मिल रहा है अपने को? तो ये इस एविडेंस को क्या कहते हैं? आपको एकदम सिंपल इसका नाम पता होना चाहिए। ओके मनीष, मैं साइंस टू का आपको थर्ड चैप्टर का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। आप मुझे खाली कोई अभी जो वीडियो होगा ना, लेटेस्ट वीडियो, अभी मैंने आज का वीडियो अपलोड किया था स्पेस मिशन, उसके नीचे कमेंट कर दो, मैं वहां पे
आपको लिंक भेज देता हूं, ठीक है। बताइए जल्दी से कौन सा एविडेंस है ये सारे के सारे क्या है इस स्टेज पे हम क्या कहते हैं, फीटस, फीटस के पहले का स्टेज। वेरी गुड नीलिमा, एम्ब्रियोस कहते हैं इसे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है ये सारे के सारे। एम्ब्रियो का स्पेलिंग थोड़ा सा बेटा गड़बड़ कर दियो, खाली ध्यान रखना, वाई आता है बीच में, आई नहीं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हैज बीन शोन इन द पिक्चर। सेकंड आपको क्वेश्चन है व्हाट कैन बी प्रूवन विद दिस पिक्चर, इससे हम क्या प्रूफ करते हैं। तो इससे हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि अलग अलग एनिमल्स के अर्ली स्टेज यानी एम्ब्रियोज वाला स्टेज जो है सब में सिमिलर है, सब में सिमिलर है। और इसी से हम बोल सकते हैं कि हमारे कॉमन एंसेस्टर होंगे। तो ऐसा इसको आंसर करना था आपको थोड़ा सा। थर्ड वाला है एक और एग्जांपल दीजिए एविडेंस का। तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आपको देना है, जो अलग अलग हमने देखे थे, बहुत सारे एविडेंस थे, तो उसमें आप लिख सकते हो वेस्टिजल ऑर्गन्स एक एविडेंस है इवोल्यूशन का। फिर कनेक्टिंग लिंक, अगर आपको याद होगा कनेक्टिंग लिंक, तो ये वाला भी एक तरह का एविडेंस हो गया इवोल्यूशन का। सो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि सबका एक कॉमन एंसेस्ट्री होगी एंड इवोल्यूशन हुआ है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर करना था। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको पूछा गया था कि हाउ आर द हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। तो अगर आपको याद होगा, बहुत ही अगेन बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया था। हैप्लॉइड का मतलब हाफ होता है और डाइप्लॉइड यानी डबल होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है मायोसिस का, सेल डिवीजन का, ये है क्रोमोसोम्स पार्ट लेते हैं इसमें, कैसे डिवाइड होते हैं और कैसे दो सेल अलग अलग बन जाते हैं, ये पूरा इसके अंदर आपको लिखना था। सो आई होप आपने ये अच्छे से लिखा होगा पॉइंट वाइज। हाँ, मुझे मेरे ख्याल से आंसर्स मुझे लेट आ रहे हैं, इसलिए मैं एक्चुअली डिस्कस करते जा रहा हूँ आगे आगे। पता नहीं आज जैसे नेटवर्क वीक है। कोई बात नहीं, चलेगा। आप लोग मेन सुनते रहिए और आप समझते रहिए। इसके आंसर्स भी मैं अपलोड करूंगा जल्द से जल्द। सिक्स्थ का आपका क्वेश्चन था सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। तो सीधी सी बात है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए पोल्यूशन का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना इफेक्टिव वे है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है पोल्यूशन, और क्या क्या फैक्टर्स है जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं और पोल्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं, और उसके बारे में फिर आपको लिखना है। तो कम से कम अगेन 4 से 5 पॉइंट लिखना है। फिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का लिखना था आपको। अलग अलग टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने दिए थे यहाँ पे, और अलग अलग टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने थे। वजाइना क्या होता है, यूटेरस क्या होता है, ओविडक्स क्या होता है, ओवरीज क्या होता है। सो ये मैंने बहुत ही अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ह्यूमन, पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्लावर्स का देखा था एंड एनिमल्स का भी थोड़ा बात किया था। उसके बाद हमने एनिमल्स को आगे लेते हुए ह्यूमंस की बात की थी, जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 2। तो ये बहुत ही अच्छा डिटेल में मैंने आपको समझाया था सबको। आई होप आप वो वीडियो देखे बाद में एंड और ज़्यादा डिटेल में इसे लिख सके। तो इसके भी अगर आपने ये सारे डिस्कशन किए होंगे अलग अलग, सो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो आपका आंसर ये सही होगा। एट्थ वाला था कि विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन। तो ये ऊपर ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो सेम आंसर है। प्रॉब्लम्स थर्मल पावर प्लांट के बारे में पहले तो लिखना है कि वहां पे क्या कैसे हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए हम कोल का इस्तेमाल करते हैं और कोल को जलाते हैं ताकि गर्मी मिले, वही वो हमारा थर्मल एनर्जी होता है। टर्बाइंस का इस्तेमाल होता है, स्टीम टर्बाइंस होते हैं वो बेसिकली। तो ये सब बात आपको लिखनी है और फिर उसके प्रॉब्लम्स अगेन पोल्यूशन वगैरह बताना है। और एज यू कैन सी नीचे आपको वही दिया है, इमेज जो दिया था, जो आपको डायग्राम देख के बताना था कि ये क्या है, नीचे कौन सा पावर प्लांट है। तो दिस इज योर थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन था उसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पर। तो अब भी मैंने बताया जैसे कि कोल आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट हैपेंस इन द कूलिंग टावर, कूलिंग टावर में क्या होता है, तो स्टीम जो है वापस से पानी में कन्वर्ट किया जाता है उसके अंदर।
तो वहां पर ये होता है, मतलब आपको लिखना है। फिर व्हाट लीड्स टू द मूवमेंट इन द टरबाइन, टरबाइन कैसे घूमने लगता है? तो टरबाइन घूमने लगता है क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला जो स्टीम उस तक पहुंचता है, उसके वजह से मूवमेंट होता है टरबाइन्स के ब्लेड का, और टरबाइन घूमने लगता है। और फिफ्थ क्वेश्चन था, दो गैसेस जो एमिट किए जाते हैं, जो हार्मफुल है, तो वो कौन से हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये सब मैंने कम से कम 4 नाम बताया आपको। तो आपको ये 2 गैसेस के नाम लिखने थे खाली। तो आई होप आपने ये सब अच्छे से लिखा है। नेक्स्ट इसमें था आपका लास्ट क्वेश्चन बेसिकली, जो था राइट द फंक्शंस, अलग अलग आपको अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल एंड फीमेल, उसके फंक्शंस लिखने थे। तो वजाइना क्या करता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड वहीं से रिलीज होता है बॉडी में से विमेन के। विमेन के लिए स्पर्म का एंट्री वहीं से होता है। इट इज अ पाथवे थ्रू विच स्पर्म एंटर्स इनटू विमेन्स बॉडी। वहीं से चाइल्ड बर्थ होता है, विमेन वहीं से बच्चा देती है। ओवरीज क्या करते हैं? तो ओवरीज एग्स रिलीज करते हैं एंड एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। यूटेरस के अंदर क्या होता है? तो यूटेरस के अंदर ही बच्चा बड़ा होता है, वहीं से बच्चा लाइक निकलता है। सो फीटस वहीं पे 9 महीने रहता है। तो यूटेरस का आपको फंक्शन लिखना है। फिर सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं? तो ये सब मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, कि जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो फ्लूइड्स मिक्स होते हैं इसके अंदर। और पेनिस क्या करता है? तो पेनिस के अंदर से ही स्पर्म डिलीवरी होता है बॉडी के अंदर, विमेन के अंदर, एंड यूरिन भी पास होता है मेल्स का। ये उसमें लिखना था आपको। एंड स्टिग्मा क्या होता है? तो स्टिग्मा फ्लावर्स के अंदर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो वो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है और वहां पे जर्मिनेशन होता है पॉलेंस का, पॉलन ग्रेन का। तो ये आपको पॉइंट्स लिखने थे। दो दो तीन तीन पॉइंट लिख लिया आपने यहाँ पर, बहुत हो गया यहाँ पे। एंड टोटल 5 थे, तो उस हिसाब से आपके 10 पॉइंट हो जाते हैं। तो ये दैट इज मोर देन इनफ। तो आई होप आप सबने ये पूरा पेपर अच्छी तरह से लिखा है, देखा है। मैं जल्द से जल्द इसके क्वेश्चन आंसर आप तक प्रोवाइड करूंगा। एंड होप आपको मजा आया लाइफ में हमारे। एंड थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, लविंग मी। एंड आई लव यू ऑल 3000। एंड कल हम मिलेंगे। एंड आई होप कल के पेपर के लिए आप रेडी हो, कल के पेपर के लिए आप रेडी हो। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो राज, बस हम अभी विदा ले रहे हैं, आप थोड़े से लेट आए 1 घंटा। कोई बात नहीं, वीडियो वापस पूरा देख लीजिएगा। सो बाय एवरीवन। लास्ट में मुझे जो नाम दिख रहे हैं उनको मैं बाय कर रहा हूँ फिलहाल। अनीशा, श्रवणी, गायत्री, गार्गी, गार्गी आई डोंट नो मैं आपका सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या? गार्गी सही नाम है। पर्सनल रिस्पॉन्स कर सकते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। यस बेटा, पर्सनल रिस्पॉन्स कर सकते हो, एज लॉन्ग एज वो सही है, फैक्ट है, वो ट्रू है, वो सेंस बनाता है, उसका सेंस है आपके सेंटेंस का, आप हमेशा रिस्पॉन्स कर सकते हो, पर्सनल रिस्पॉन्स आंसर लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ, बाय। थैंक यू रोशनी, थैंक यू। बाय श्रवणी, बाय दिव्या। दिव्या लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो देख लेना, हमने सारे आंसर्स डिस्कस किए। थैंक यू कीर्तना, यू टू हैव अ गुड डे, गुड नाइट। शिव बाय बेटा। यस, लाइक कर दो जल्दी से, शेयर कर दो दोस्तों में, लोगों को हेल्प करो, बच्चों को अपने, एसएससी वालों को, सबको, और सर को भी हेल्प करो जल्द से जल्द। 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचा दो जल्दी से। बाय एवरीवन, बाय आशीष, एंडिंग द स्ट्रीम नाउ। मोटिवेशनल वीडियो 1-2 बना चुका हूं मैं, अथर्व देख लीजिएगा वो। और मोटिवेशन वीडियो बना दूंगा अभी थोड़े टाइम में, थोड़ा सा अभी एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है ना आपका।
मोटिवेशनल वीडियो बनाना पड़ेगा एक और। सो एज ऑफ नाउ कोई भी वीडियो मेरा देखोगे ना, मोटिवेशन मिल ही जाएगा आपको, इतना मैं श्योर हूँ। मैंने बच्चों को जो बोरिंग सब्जेक्ट थे, इंटरेस्टिंग वाले सब्जेक्ट नहीं थे, वो सबको इंटरेस्टिंग बना दिए। मेरा कोई भी वीडियो देखो, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, पढ़ने का मोटिवेशन मिल जाएगा। सो पुराने वीडियोस देखिए, पुराने ये क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में ज़रा जाइए, और हर एक सब्जेक्ट का, अब हर एक सब्जेक्ट का हो चुका है हमारा टॉपिक कवर, तो ये करिए ज़रा। एंड signing off for now. Thank you so much. Thank you guys.